गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 3 जो साइंस चैप्टर का बचा हुआ है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। तो हमारा टॉपिक है आज का लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था भाई? पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is made to fall fully from a height of h. You can see here. देखो, कोई m मास का एक बॉल है जो h हाइट से गिरेगा। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज mgh। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब वो जब स्टेट ऑफ रेस्ट में था, स्थिर अवस्था में, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? mgh सपोज करेंगे। एंड काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, और काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। काइनेटिक एनर्जी क्यों जीरो थी? क्योंकि मोमेंट जीरो था, इसलिए। ठीक है, मतलब वो मूव नहीं हो रहा था एक्चुअल में, कहने का मतलब ये है। और इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, अब क्या देखना है हमें? व्हेन दिस बॉडी फॉल्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब ये बॉडी जब क्या होगी, मूवमेंट करेगी, तो इसका जो है एनर्जी वो चेंज हो जाएगा फॉर्म। क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू हाफ mv²। एज द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फॉलिंग इट्स पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप्स डाउन एंड काइनेटिक एनर्जी स्क्रीन। जब भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है। ठीक है, इसको भी याद करेंगे, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा एक कम होगा। ठीक है, when the object is about to reach the earth's surface its final velocity is v and this is its maximum velocity। और ये जो है इसका अर्थ तक पहुंचने तक, मतलब ये सरफेस में पहुंचने तक इसका जो वेलोसिटी है v1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको इसके ऊपर डेरिवेशन बनाना है भाई। ठीक है, वी नो दैट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑन ऑल द पॉइंट इज सेम। सेम होगा, एक कम होगा एक ज़्यादा होगा, बस ये डिफरेंस है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब mgh प्लस हाफ mv² इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये इसका डेरिवेशन बनेगा। अच्छा, डेरिवेशन ना आपको आधा दिया हुआ है इस क्लास में, 9 क्लास में। आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो ये आपको डिस्क्राइब में दिया होगा। ठीक, ये इस इक्वेशन को आप एक बार रीड कीजिए, जैसा मैंने समझाया उसको समझिए, क्योंकि आगे भी ये काम का है ना। The sum of kinetic energy and potential energy of an object is its mechanical energy। ये दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होता है। भाई पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल इंजीनियर। सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि हमने क्या ऑब्जर्व किया भाई? बॉडी जैसे गिरती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ रहा है ना। वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। तो ये था एक्टिविटी, है ना। टॉपिक वो हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखो यहाँ एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। अगर कोई जो स्विमर है वो कूदता है किसी हाइट से, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है जब वो कूदता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो। शुरू में उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, फिर कम होते जाएगी। ठीक है, पावर, भाई पावर को डिस्कस करना है। देखो अभी क्या है, जनरल टर्म्स जनरली डिस्कस किए जा रहे हैं। ठीक है, पावर हो गया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब हायर क्लास में ना आपको इसका डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए 9 क्लास में जो अपना बेसिक है आप स्ट्रॉन्ग कर लो, सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, खासकर यूनिट किसी भी, ठीक है, टॉपिक का आपको यूनिट पता होना चाहिए, या फिर पैरामीटर बोल सकते हैं ना, फोर्स, पावर, ये सब। पावर क्या होता है? अभी तक हमने एनर्जी पढ़ लिया, वर्क पढ़ लिया, अब पावर क्या होता है ना। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा पावर, है ना। चलो देखते हैं पावर क्या होता है। द वाटर टैंक एट रमेश एंड राखीज हाउस आर ऑफ सेम शेप एंड हाइट। बोथ ऑफ देम मेक यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर टू फील वाटर इन देयर टैंक्स। ठीक है, रमेश और राखी के हाउस में सेम शेप और हाइट का क्या है? टैंक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मोटर से फील किया जा रहा है। द टैंक ऑफ राखीज एंड रमेश हाउस, है ना। चलो देखते हैं। अब ये देखते हैं, देखो दोनों के घर में पानी तो जा रहा है सेम पाइप से,
लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होगा कि भाई अगर जो मोटर पे डिपेंड करता है, अगर मोटर ज़्यादा पावर का लगा हुआ है, कैसे हम जज करेंगे भाई? मोटर बड़ा होगा, उसका जो फैन है वो बड़ा होगा, उसका पावर भी ज़्यादा होगा, कैसे जज करेंगे? हम जज करेंगे वर्क और टाइम से भाई, कि रमेश के यहाँ जो टैंक है उसको भरने में कितना समय लग रहा है और राखी के यहाँ जो टैंक है उसको भरने में कितना समय लग रहा है, टैंक फिलअप होने में, है ना? तो दोनों को हम जज करेंगे कैसे? वर्क और टाइम से। ठीक, तो देखो पावर का रिलेशन क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कन्वर्जन इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है? मतलब एनर्जी का रेट बोल दिया ना, मतलब रेट टर्म को आप समझो, ये क्या है? टाइम पे बेस है। रेट बोल दिया मतलब उसमें टाइम भी आ रहा है, ऐसे समझ लो, ठीक है? तो रेट ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इज कॉल्ड पावर, नथिंग, ठीक है? या फिर द रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस स्पीड से कोई चीज़ काम कर रहा है। जैसे फैन घूमता है तो कितने स्पीड से घूम रहा है भाई, और कितना टाइम लग रहा है उसको, तो वो हम उसका पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। दो चीज़ होना चाहिए बेसिकली, वर्क और टाइम। व्हाट इज पावर? पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक? वर्क का यूनिट हमने डिस्कस किया था, क्या होता है? जूल। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड, ठीक है? तो 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। अब जूल पर सेकेंड का रिलेशन हम देखेंगे और वॉट का। इफ़ द पावर इज लार्ज वी मेजर इन इट किलोवाट। जब पावर लार्ज होगा तो किलोवाट में मेजर करेंगे, ठीक है? एक किलो का रिलेशन तो पता है ना आपको, 1000 है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, ठीक? अब यहीं से आप वर्क भी निकाल सकते हैं। देखो एनर्जी कंज्यूम को, W इज इक्वल्स टू P इंटू टी। टी नीचे है तो इधर चले जाएगा भाई और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? 1 किलोवाट आवर अगर निकालना है आप तो कैसे निकालेंगे, है ना? देखो किलोवाट का बताया मैंने, 1000 वाट होता है इंटू आवर। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 और 60 सेकेंड। तो 60 इंटू 60 करेंगे तब ये आएगा 3600। तो 1 किलोवाट आवर में होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ठीक है? अब इसमें बेस कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अ वुमन कंप्लीट्स अ वर्क ऑफ 300 जूल इन 5 सेकेंड, ठीक? हाउ मच एनर्जी डिड शी स्पेंड? वर्क निकालना है ना कि पावर निकालना है? भाई जूल में दिया हुआ है मतलब ये वर्क है, यूनिट से पहचानेंगे, और ये टाइम है। तो P इज इक्वल्स टू W/T पुट कर देंगे, 60 वाट आपको मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें अलग रिलेशन है, ठीक है? क्या क्या दिया हुआ है भाई? 50 kg 30 स्टेयर्स इन 10 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है। कैन कैलकुलेट हिज पावर, G इज इक्वल्स टू, G भी दिया हुआ है। अब भाई इसका देखो रिलेशन कैसे निकालेंगे, है ना? क्या क्या दिया हुआ है अपने को? मास, टाइम। तो मास ऑफ बॉय सबसे पहले डिनोट कर लेंगे क्या क्या है हमारे पास, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था W इज इक्वल्स टू mg भी होता है, और W इज इक्वल्स टू क्या होता है? पावर इंटू टाइम भी हो जाएगा, और W इज इक्वल्स टू एक और फार्मूला है, ठीक है? एक और फार्मूला क्या है देखो W का, मैंने 3 रिलेशन बताए थे ना आपको। W इक्वल्स टू Fs भी होता है, W इक्वल्स टू mg भी होगा, और W इज इक्वल्स टू क्या होगा? पावर इंटू टाइम, ठीक है? तो वो उस रिलेशन W इक्वल्स टू mg होते हैं, तो mg की वैल्यू निकाल ली इसने, 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टोटल हाइट निकाल लेंगे, हाइट इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। 30 स्टेयर है ना, तो 30 सीढ़ी का नाप लेंगे ना भाई, है ना? 30 स्टेयर है, देखो यहाँ पर सीढ़ी 30 सीढ़ी है, तो 30 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 इंटू 15 अपॉन 100, ठीक है? 100 क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, वैल्यू चाहिए मीटर में, इसलिए 100 दिया हुआ है, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है? तो आया हमारा मल्टीप्लाई करने से 4.50 मीटर। टाइम कितना होगा? 10 सेकेंड। अब देखो mg निकल गया, h निकल गया और टाइम निकल गया, तो P इज इक्वल्स टू हम रख सकते हैं mgh/t। वर्क को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है? वैल्यू पुट करेंगे और T का वैल्यू पुट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका चैप्टर खत्म हो। कोई डाउट है पूछ सकते हैं बिल्कुल। थैंक यू।